संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इस वन्य जीवों के संरक्षण की कहानी को हमने समृद्धि सूची का दर्जा दे दिया गया। समृद्धि सूची कॉन्करेंट लिस्ट जिसे अपन कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वो सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अपने अपने स्तर पर नियम कानून बनाने का अधिकार होगा। मतलब केंद्र भी अपना काम करेगी और राज्य भी अपना काम करेगी, और राज्य को जब भी पैसों की जरूरत होगी तो केंद्र सरकार उसकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। इस तरह की बात इस 42वें संविधान संशोधन में रख दी जाती है। कहानी ये कहती है कि आज वर्तमान में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कौन सी सूची का उल्लेख किया जाता है, समृद्धि सूची का उल्लेख किया जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार का कानून कौन सा था, 1951, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार का कानून कौन सा, 1972। यानी कि राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 होता है, और राजस्थान के अलावा अगर अपन भारत सरकार की अगर बात करें तो वन्य जीवों के संरक्षण का जो कानून होता है वो 1972 होता है। ओके, ये जो आपका समृद्धि सूची का जो दर्जा मिला था वो 1976 में मिला था, 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको दिया गया था। फिर आता है कि भारत में पहली बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट जिसे अपन कहते हैं, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, भारत में पहला टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में हुई थी। यानी 1973 के अंदर भारत के अंदर पहला टाइगर रिजर्व एरिया बनाया जाता है। कहानी यहां पर यह भी कहती है आगे कि भैया आपके सामने आता है। अब देखो यहां तक तो हो गई ये बातें, अब मैं थोड़ा बहुत यहां पर 2-3 बातें समझाता हूं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत टाइगर रिजर्व एरिया जो है वो टोटल 5 है, और 6ठे नंबर का प्रस्तावित है। 6ठे नंबर का जो बन जाएगा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वो अभी बना नहीं है लेकिन वो प्रस्तावित हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व एरिया कौन सा है, रणथंभौर। कौन सा है आपका, रणथंभौर। वही 1973-74 में आपका बना था पहला कौन सा, रणथंभौर, जो कि कहां पर है, सवाई माधोपुर में आता है। कहां आता है, सवाई माधोपुर में आएगा। राजस्थान का दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व एरिया है आपका सरिस्का। सरिस्का बना था 1977-78 के अंतर्गत बना सरिस्का आपका बनता है। राजस्थान का तीसरे नंबर का टाइगर रिजर्व एरिया बना था मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स बना था 2013 के अंतर्गत, जो कि राजस्थान का तीसरे नंबर का टाइगर रिजर्व एरिया होता है, जो कि मुख्यतः जिला कोटा से संबंधित आपका होता है। राजस्थान का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व एरिया बनता 2022 में, और उसका नाम होता आपका रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन होता है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका होता है। राजस्थान का 5वें नंबर का जो बनता है वो बनता धौलपुर करौली वाला, जो 2023 में बनता, और अभी जो 6ठे नंबर का प्रस्तावित है वो है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 2026 में आपका बन सकता है, बनने के पूरे पूरे चांस आपके रहेंगे। ओके, ये अभी अपन बात करेंगे, आप टेंशन वाला धीरे धीरे सारी बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है वो आपके 1 अप्रैल 1973 में होती है, और उसी दौरान हमारे राजस्थान के अंतर्गत रणथंभौर जो एरिया होता है उसको राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व एरिया बना दिया जाता है। ओके, चलो ये तो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन। कहते हैं ना जैव विविधता, कहते हैं ना कि जैव मंडल में, इस जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि आप ये एक जैव मंडल है और तुम अलग अलग कैटेगरी के सारे जानवर हो, यहाँ पर आए हो। अब आपको पता है कि कोई कैसा है, कोई कैसा, कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, कोई किस जिले में आता है, कौन मतलब तुम्हारी जो विविधता है वो अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि तुम सब एक समान नहीं हो। ओके, तुम्हारा रंग रूप आकार वकार जो भी है वो सब कुछ अलग होता है, और तुम सब इस क्लास में बैठे हो। तो ये एक प्रकार की मनुष्य की विविधता है कि मनुष्य विविधता अगर है तो इस क्लासरूम में होती है। उसी प्रकार इस जैव मंडल के अंतर्गत जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां होती है, वो जैव मंडल या जैव विविधता अपनी कहलाती है। राजस्थान में जैव विविधता को लेकर 2002 में एक कानून बनता है जिसका नाम था राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2002। फिर इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड बनता है 14 सितंबर 2010 में, जो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, जयपुर में होता है। और हम ये जानते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है, और जैव विविधता जो वर्ष है वो कौन सा, 2010 होता है। ये आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। ओके,
मैंने आपको यह भी समझाया था कि भैया जीव मंडल की जब बात अपन करते हैं, जीवों को लेकर अपन बात करते हैं, यहां पर चीजों को समझने की कोशिश अपन करते हैं। सबसे पहले तो अपन जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसका एक जनरल एक परिचय अपन पढ़ रहे हैं कि भैया जीव जो आपका वन्य जीव संरक्षण होता है वो जरूरी क्यों है। सबसे पहली रियासत आपकी टोंक बता दी जाती है 1901, राजस्थान में कानून बनता है 1956 में, भारत का कानून बनता है 1972 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जीवों के संरक्षण को किस सूची में, समवर्ती सूची में रख दिया जाता है। इसके साथ साथ जैव मंडल को लेकर, जैव विविधता को लेकर जो अधिनियम बनता है वो बनता है 2002 में बनता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, और जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो 2010 रहता है। ये हमने देखा। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि जैव विविधता को लेकर जो बोर्ड बना हुआ, बोर्ड कहां पर है, जयपुर। अब सुनो ध्यान से, अब ये तो कि एक परिचय की बात जो कि एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है जो बच्चों को बताया जाता है कि हाँ जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है और इसकी कहानी आप लोगों के सामने यहाँ पर आती है। लेकिन अब कहानी ये कहती है कि भैया जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, जीव जंतुओं को संरक्षित कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे सपोज करो कि आप सभी साथी लोग यहाँ पर हो, अब तुम्हारा संरक्षण करना जरूरी है भाई। अब तुम हमारा संरक्षण की आवश्यकता कहां पड़ रही है, बहुत जरूरी है। आज के जमाने में संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तुम अगर अपना संरक्षण नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे मारे जाओगे। कोई बड़ी बात, या तो मारे जाओगे या किसी को मार दोगे, दोनों से एक काम तो होना होगा, क्योंकि किसी न किसी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये बेरोजगारी इतनी बुरी चीज है कि ये बेरोजगारी जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, आप लोग या तो खुद कोई या तो क्रिमिनल बन जाओगे या तुम किसी के हाथों चले जाओगे। ऐसा कांड होना कोई लाजमी नहीं है, ऐसा होगा, इसमें कोई बड़ी बात आपकी नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात अपनी नहीं होती। अगर बात करें, मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि तुम्हारा संरक्षण कैसे किया जाए, ये बड़ी बात है। तो भैया आप देखो, तुम संरक्षण करने के दो तरीके होते हैं। या तो ये तरीका होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे तो आप घर बैठ के पढ़ो, वो है इन सीटू। आपका इन सीटू मतलब जहां पर हो वहीं पर तुम्हारा संरक्षण किया जा रहा है, तुम्हें कहीं पर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हम कोई हॉस्टल में कहीं लेकर नहीं जा रहे। ओके, जब घर में कोई औलाद होती है, औलाद अगर नालायक होती है तो घर वाले उसका चाहते हैं कि यार औलाद का संरक्षण किया जाए, हमारी औलाद आगे बढ़े, वो कभी गलत रास्ते पे न जाए और ये बिन मतलब मर ना जाए, इसलिए इसको बचाना जरूरी होता है, इसको सही राह दिखाना जरूरी होता है। तो घर वालों के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको घर में ही किसी को बुलाकर उसको ध्यान रखे, उसको पढ़ाए लिखाए जो भी करना करे, या उसको किसी गुरुकुल या किसी हॉस्टल में भेज दे, वहां रहेगा, वहां कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब दो प्रकार से संरक्षण हो गया। एक हो गया इन सीटू, जहां पर है वहीं पर उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा, और एक होता है एक्स सीटू, उसको वहां से उठाया जाता है और उसको दूसरी जगह ले जाकर संरक्षित किया जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर टाइगर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब टाइगर को कैसे बचाए भाई, खुले में घूमेंगे तो चला कोई ना कोई शिकार कर लेगा, रोक पाना संभव नहीं होगा, तो क्या करें। तो अपन एक दो टाइगर को उठाते हैं और उनको बायोलॉजिकल पार्क में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। पार्क में वो पिंजरे में बंद हो जाता है, जहां उसकी देखभाल होती है, डॉक्टर वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, मतलब उसको बचाया जाता है कि ये मर ना जाए। ओके, मतलब कम से कम इससे प्रजाति बढ़े, प्रजनन दर बढ़े, जो भी होता है, इसलिए उसको अलग से उठा लिया जाता है और वहां पर उसको जैव विविधता को यानी बायोलॉजिकल पार्क में रख दिया जाता है। जब आपने देखा होगा हमारे राजस्थान के जितने भी बायोलॉजिकल पार्क होते हैं, भाई सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल पार्क क्यों बनाए जाते हैं, बायोलॉजिकल पार्क का मतलब क्या होता है, ये जैविक उद्यान क्यों बनाए गए, ये चिड़ियाघर क्यों बनाए जाते हैं, इनके पीछे क्या कारण होता है। इनके पीछे कारण ये होता है कि भाई साहब, इनको जब मान लो कि सपोज करो इनको लग जाए कि कोई टाइगर है जिसको मर सकता है या कोई मार सकता है, मतलब इसकी जान को खतरा है, और ये अगर मर गया तो हमारी प्रजाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या करें, तो इसको वहां से उठाओ और किसी दूसरी जगह पर रखो जहां उसकी देखभाल करो, वहां पर उसकी प्रजनन दर होगी, बच्चे होंगे, फिर बच्चे होने के बाद बच्चे पे बच्चे होते जाएंगे, तो फिर उसके बाद इनकी प्रजाति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये इनका कारण होता है बचाने का, इसीलिए सारे बायोलॉजिकल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं। फिर बात आती है कि बायोलॉजिकल पार्क के अंदर पैसा कैसे आए, भाई पैसा कैसा है, तो फिर सरकार क्या करती है, इनको एक दर्जा दे देती है, और दर्जा देने के बाद क्या होता है, लोग जब घूमने आते हैं तो वहां पे टिकट लगा दिया जाता है कि जो भी घूमने आएगा, जो भी इनको देखेगा, आपका टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, उस पैसे से जो आपका इनकम होगी, उस इनकम से वहां पर उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ये एक तरह से जरिया होता है कार्य करने की। अगर बात करें तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जैव विविधता के प्रकार एक होता है इन सीटू और एक होता है
एक्स-C2। अब इसका मतलब इन-C2 क्या होता है और एक्स-C2 क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। मैंने कहा आप लोगों के सामने कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, मतलब जीव जंतु जहां पर हैं उनके वहां उस आवास में उनको प्रोटेक्ट करना, वो इन-C2 कहलाता है। मतलब जैसा उनको एनवायरनमेंट मिला हुआ है उसी एनवायरनमेंट में उनको संरक्षित करना होता है, उसे इन-C2 कहा जाता है अगर बात करें। ओके, तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, उनको वहां पर देख रेख करना, ये इन-C2 आपका यहां पर कहलाता है। जैसे कि कोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है वो इन-C2 होता है, नेशनल पार्क भी इन-C2 होता है, कन्वर्जेंस एरिया जो होता है वो भी इन-C2 होता है। ये सारे इन-C2 होते हैं, मतलब ये जहां पर वन्य जीव है वहीं पर उनका संरक्षण होगा, वहां से बाहर उनको नहीं ले जाया जाएगा। पहली बात तो याद आती है। एक बालक के मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर टाइगर प्रोजेक्ट राज्य सरकार के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं? तो भाई आपके टाइगर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, उनमें राज्य गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं होता। टाइगर लाता है मोदी, कोई अशोक गहलोत या भजनलाल टाइगर नहीं लाता। टाइगर लाने का काम किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। ध्यान सुना, यानी कि राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये ध्यान में रखना। आगे तो मैंने कहा तो इनको इन-C2 अपन कहते हैं, ये इन-C2 के अंतर्गत आपके सामने आते हैं कि अगर मैं बात करूं कि अगर जीवों को, यानी जो भी जीव जंतु हैं जिनको उनके नेचुरल आवास पर जहां पर वो है वहीं पर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसे हम इन-C2 अपन कहते हैं। जबकि अपन कहते हैं एक्स-C2 जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाया जाता है, वहां से उठाओ और बाहर ले जाकर उनको कहीं रख दिया जाता है, वो आपका, जैसे कि अपन कहते हैं पशु जीन या कोई भी जंतुआलय या कोई भी बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान वगैरह जो होते हैं वो एक्स-C2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें पशु जीन बैंक भी आता है, आपका जंतुआलय आता है, इसके अलावा आपका जो जैविक उद्यान है जिनको हम बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, ये जैविक उद्यान होते हैं, ये भी इसमें आते हैं। तो ये एक्स-C2 होते हैं क्योंकि वो जानवर वहां का नहीं था, वहां तो जानवर को केवल लाया गया है। वो जानवर तो कहीं और का था, कहीं और रहता था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए उस जानवर को बाहर लाया जाता है, मतलब उनके प्राकृतिक आवास से उठाकर उसे बाहर ले जाया जाता है, वो एक्स-C2 अपना कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जानवरों को, जीवों को प्रोटेक्ट करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तरीका इन-C2 हो सकता है और एक तरीका एक्स-C2 हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर हमारा नेशनल पार्क हो, हमारे आपके जैविक उद्यान हो, कन्वर्जन एरिया हो, राष्ट्रीय पार्क हो, ये जो होते हैं ये आपका इन-C2 होता है। इसके अलावा पशु जीन बैंक हो, जंतुआलय हो, बायोलॉजिकल पार्क वगैरह हो, ये आपके एक्स-C2 के अंतर्गत